स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली के दंगल से, जिसमें मंगल के लिए आम आदमी पार्टी हर रोज चुनावी बिसात बिछा रही है। और चुनावी बिसात पर आज आम आदमी पार्टी के नए दांव का आगाज होने जा रहा है। महिला सम्मान और संजीवनी योजना के बाद अब अरविंद केजरीवाल आज से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने वाले हैं। और इस योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कही गई है। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और ये अरविंद केजरीवाल इसकी शुरुआत करेंगे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से। और देखिए, इसी बीच रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले ही सियासत और सवाल दोनों ही उठना शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि बीते 10 साल से योजनाओं की शुरुआत क्यों नहीं हुई, तो दूसरी तरफ इमामों ने भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक बड़ा दांव दिल्ली के चुनाव में। आज से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, लेकिन इसी योजना के शुरू होने के साथ ही सियासत भी दिल्ली के मामले पर गंभीर हो चुकी है। पहली बुजुर्ग पेंशन स्कीम, दूसरी महिला सम्मान योजना, तीसरी संजीवनी स्कीम, चौथी 24 घंटे साफ पानी और पांचवी पुजारी ग्रंथी योजना। चुनावी ऐलान से पहले ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वादों का पंच लगा दिया है। आपके चुनावी पिटारे से पांचवी पर्ची पुजारी और ग्रंथियों की निकली है, जिसका श्री गणेश अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, लेकिन पूरी जानकारी उन्होंने साझा कर दी है। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से करेंगे, जहां वो हर बड़े मौके पर जरूर माथा टेकते हैं, चाहे चुनावी जीत हो या फिर जेल से जमानत पर बाहर आना हो। इस ऐलान के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि रजिस्ट्रेशन में व्यवधान डालने पर पाप लगेगा। बीजेपी भी पुराना हिसाब किताब लेकर पलटवार करने पहुंच गई। जब नैया डूबने लगती है तो राम नाम अपने आप जुबान पे आ जाता है। कोर्ट में उसको जवाब देना है कि भाई मैंने मौलाना, इमाम और मौलवियों को जो तनख्वाह पैसे दिए, पंडित और ग्रंथी को क्यों नहीं दिए। उससे बचने के लिए आज ये चुनावी घोषणा इन्होंने कर दी। 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख 90 हजार रुपये दे चुके हैं। बीजेपी केजरीवाल को इमामों का हितैषी बता रही है, लेकिन बीते 5 दिनों में इमाम भी तीसरी बार केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं। आज भी अरविंद केजरीवाल ने इमामों को मिलने का वक्त नहीं दिया तो जवाबी प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार ने बीते 6 महीने से सैलरी लटका रखी है। यह हमारा तीसरा चक्कर था, फिर उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया और अरविंद केजरीवाल नहीं मिले। दिल्ली में बीजेपी की भी सरकारें रही हैं, उन तमाम सरकारों ने हमें सैलरियाँ दी हैं, तो जब हमारी सैलरी वो नहीं दे पा रहे हैं 18 महीने से, तो फिर सम्मान राशि देने का क्या मतलब बनता है। ये सियासी जुमला है और इलेक्शन के बाद देख लेना, अब जुमला ही साबित होगा। केजरीवाल इमामों को वक्त नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री आतिशी ने ऐलान किया कि जल्द इमामों की सैलरी की समस्या का समाधान हो जाएगा। पुजारियों के लिए घोषणा हुई है केजरीवाल के घर पे इमाम और मौलाना कई दिनों से की सैलरी उनकी रुकी हुई है 17 महीने से, उसमें क्या अपडेट है अगर आप जानकारी दें? उसको जल्द रिलीज किया जाएगा। सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली सरकार इमामों की सैलरी जारी करने को राजी हो गई है, तो फिर केजरीवाल इमामों से मिल क्यों नहीं रहे। क्या चुनावी व्यस्तता ज्यादा है या फिर ये कोई चुनावी रणनीति। दरअसल दिल्ली में वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमाम को पहले ही 18,000 महीने सैलरी दी जाती है। बीजेपी इमामों की सैलरी के मुद्दे को उठाकर तुष्टीकरण के तीर तान रही थी। माना जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में बड़ा बनाती, उससे पहले ही केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान कर बड़े मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश की है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और योजना की शुरुआत की गई है और योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। आप देखिए, ये योजना किसके लिए है। मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथी के लिए योजना है।
इस योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। इसका जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो आज से होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? आम आदमी पार्टी के विधायक, उम्मीदवार और कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन करेंगे। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की इस योजना को बीजेपी ने नौटंकी करार दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को महाठग कहा। पूछा कि 10 साल तक पुजारियों और ग्रंथियों की सुध क्यों नहीं दी। केजरीवाल जी, आप तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। रंग बदलने का राजनीति में महारत पा लिया। ठीक है, लेकिन एक दिन पहले तो दिल्ली के दीदी लोगों को, महिलाओं को आपने बुर्बक बनाया, पोल खुल गया। अब हमारे मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को बुर्बक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं। अगर आप में हिम्मत है और सही कर देना चाहते हैं, जो मौलवियों को 10 साल से पैसा दे रहे हैं, वो उसका जोड़ करके और पूरा 10 साल के पैसे जो मौलवियों को दिए हैं, पहले एक मुश्त कैबिनेट में एरियर वो हमारे पुजारियों को और ग्रंथियों को दे दें, तब समझूंगा कि आपको देने का इच्छा है। आखिर चुनाव आया है, तभी आपके मन में ये प्रश्न उठा है। इसके पहले तो आपको कभी नहीं आया पुजारियों के प्रति। आप तो कभी हनुमान जी के भक्त बनते हैं, कभी खुदा के भक्त बनते हैं। ये तो आपका पुराना इतिहास है। तो राजधानी दिल्ली में जो ये चुनावी जंग है, ये हर बीतते दिन के साथ रोचक होती जा रही है। इस जंग को और भी जोरदार बना रहे हैं उपराज्यपाल के बयान। इसी कड़ी में एलजी ने मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ की, केजरीवाल पर निशाना साधा, तंज कसा, तो आतिशी की तरफ से भी पलटवार में देरी नहीं की गई। दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री की अदावत भले ही सुर्खियां बटोरती रहीं, लेकिन कुर्सी से अरविंद केजरीवाल के हटते ही समीकरण बदलने लगे हैं। और इसी फहरिस्त में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नए साल की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ करते हुए दूसरी किस्त पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को सीएम का काम करते देखा। जहां आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और न ही वो फाइलों पर हस्ताक्षर किया करते थे, वहीं आपने अनेक विभागों का दायित्व लेते हुए प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया। 2 पन्नों और 10 बिंदुओं की इस चिट्ठी में एलजी की कलम यही नहीं रुकी। अरविंद केजरीवाल की सीएम आतिशी पर कथित टिप्पणी के संदर्भ में एलजी वीके सक्सेना ने लिखा, कुछ दिन पूर्व आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मीडिया में आपको सार्वजनिक रूप से एक अस्थायी काम चलाऊ मुख्यमंत्री घोषित किया जाना मुझे बेहद आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत हुआ हूँ। आपकी जिन 2 स्कीम को मंत्रालय ने भ्रामक बताकर विज्ञापन दिया था, उसके लिए भी एलजी ने आतिशी की पीठ थपथपाई। हालांकि आतिशी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कह चुकी हैं। ये पहली बार नहीं है जब एलजी ने आतिशी की तारीफ की हो। इससे पहले भी वो आतिशी को बतौर सीएम अरविंद केजरीवाल से 100 गुना बेहतर बता चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर एलजी आतिशी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? छोटे बच्चों की पेटी पॉलिटिक्स जो है, मुझे लगता है मैंने इस तरीके का आदमी कभी नहीं देखा जो इस तरीके की हरकतें, मतलब आप सोचिए वो लेटर हेड है एलजी का, आप क्या इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी को मिला, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। अब आप इसके अंदर उन्होंने जो है तय किया कि चलिए इस समय तक, जब तक मैं जो जीत के दोबारा नहीं आता, उन्होंने आतिशी जी को बनाया। अब उसके अंदर भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में अब आने वाले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले एलजी जिस तरह से आतिशी की तारीफ कर रहे हैं, वैसे वो कई सवालों को भी जन्म देता है। तो देखिए, एलजी चिट्ठी के जरिए सीएम आतिशी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और आतिशी ने भी चिट्ठी का जवाब दिया, लेकिन तल्ख अंदाज में। उन्होंने लिखा कि आप गंदी राजनीति के बजाय दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें। अरविंद जी ने दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया, मैं उनके दिखाए रास्ते पर सरकार चला रही हूँ। दिल्ली की जनता ने अरविंद जी को बार बार जिताया। मैं योजना में अड़ंगा डालने से व्यक्तिगत रूप से आहत हूँ। ये लिखा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से। एलजी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके जवाब। देखिए, दिल्ली में दंगल वोटर लिस्ट को लेकर भी जारी है
और एक बड़ी खबर उससे जुड़ी भी आई है। दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर रजिस्ट्रेशन करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इनमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वोटर आईडी कार्ड बनवाने या फिर डेटा में बदलाव के लिए आधार कार्ड और बिजली बिल जैसे दस्तावेजों में जालसाजी की थी। शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में वोटर आईडी में धोखाधड़ी से जुड़े दर्ज हुए 2 अलग-अलग मामलों में पुलिस ने 6 गिरफ्तारियां की हैं। तो फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशन में 6 गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले भी इन आरोपियों में शामिल हैं। हमें 2 कंप्लेंट ओखला कंस्टिट्यूंसी के जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं उनसे मिली, जिसमें टोटल 8 लोगों के अगेंस्ट में कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें 2 एफआईआर में 4 लोगों के अगेंस्ट में की गई हैं। और इसमें हमने तफ्तीश स्टार्ट की और अभी तक 6 लोगों को पकड़ लिया है। 6 में से 2 लोग जो हैं हमारे मिडल मैन हैं, एक हमारा जो है साइबर कैफ़े का ओनर है और बाकी 3 लोग जो हैं अभियुक्त तो पहली एफआईआर में उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये लोग किस तरीके से आधार कार्ड बनाते थे, वोटर आईडी बनाते थे और क्या क्या साइबर कैसे क्या बरामद? देखिए, इन तीनों ने जो है अपना बिजली का बिल फर्जी तरीके से सबमिट करवाया था, जो कि साइबर कैफ़े ओनर के मदद से जो है इन्होंने किसी और का बिल अपने नाम पे करवा के वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया था। तो कंप्यूटर जिस पे ये किया गया था और जो साइबर कैफ़े ओनर है उनको अरेस्ट कर लिया। तो देखिए, वोटर लिस्ट को लेकर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब टकराव बढ़ गया है। पूर्वांचलीय वोटर्स के नाम कटवाने के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह दावा किया कि बीजेपी ने उनकी पत्नी का नाम भी वोटर लिस्ट से हटवा दिया। जवाब में बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल भूतों के भरोसे दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हैं। ये वोटर नहीं है, ये भूत है, भूत। दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर छिड़ी लड़ाई के बीच एक बार फिर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए दावा किया कि भूतों की मदद से केजरीवाल 11 साल से चुनाव जीत रहे हैं। ये वोटर नहीं है, ये भूत है, भूत, जो इलेक्शन वाले दिन आएंगे, वोट डालेंगे और गायब हो जाएंगे। जमीन पे नहीं है ये। और ये महाराज भूतों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम भी मंत्र शंत्र सिद्धि करके बैठे हैं इस बार। बीजेपी दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले पूरी दिल्ली में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर बनवा रही है। इनमें ज्यादातर दिल्ली के बॉर्डर इलाके की विधानसभाएं हैं, जैसे नरेला, बुराड़ी, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, नांगलोई, बदरपुर, ओखला और गोकुलपुरी। मकान नंबर 0 और इस 0 मकान नंबर पे 1 नहीं 2 नहीं, कितने मकान? 144 वोट बने हुए। बीजेपी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में भी ऐसे हजारों घोस्ट वोटर हैं जो चुनाव के दिन वोट डालकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले ऐसे हजारों भूत भगाने के लिए बीजेपी मतदाता सूची से एसडी वोटर तलाश कर उनके नाम कटवा रही है। ए यानी कि एब्सेंट वोटर जो पते पर नहीं मिलते, एस यानी कि दर्ज पते से शिफ्ट कर चुके वोटर और डी यानी डेड वोटर जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बीजेपी के अभियान से बौखलाई आम आदमी पार्टी इसे पूर्वांचली वोटर्स के खिलाफ बीजेपी की साजिश बता रही है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान में पूर्वांचल से आने वाली उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम भी कटवा दिया। लेकिन बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि संजय सिंह खुद ही अपनी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटवाकर मामले को अलग मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों का अपमान नहीं होने देंगे। मेरी पत्नी जौनपुर से है, पूर्वांचल से है, और तुम चाह रहे हो उनका वोट कटवा दो। दिल्ली भर में तो कटवा रहे हो। संजय सिंह बोलता है इसी को सबक सिखाओ। उन्होंने अपनी वाइफ के वोट को कटवाने के लिए अपील डाला, उसका फॉर्म भरा और उनको साथ में बिठाकर उन्हें एक जो है पीसी कर दी। तो हम बिल्कुल भाभी जी का वोट नहीं कटवाना चाहते। अगर उनका वोट यहाँ पर बना हुआ है, अगर उनका वोट सुल्तानपुर में बना हुआ है, मगर एक व्यक्ति 2 जगह कैसे वोट डाल सकता है? इसी बीच बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय और दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया है कि संजय सिंह की पत्नी दिल्ली नहीं सुल्तानपुर में भी वोटर हैं, जिसके बाद संजय सिंह ने दोनों के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में संग्राम छिड़ा है
और इस बीच बीजेपी सूत्रों का यह दावा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वियतनाम की निजी यात्रा पर है। इन दावों के जरिए बीजेपी राहुल को घेर रही है, तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार जारी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की ये वो तस्वीरें हैं जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आखिरी बार सार्वजनिक जगह पर नजर आए। 2 दिन बाद अब बीजेपी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि राहुल गांधी विदेश छुट्टी मनाने चले गए हैं। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती रही है। अब राहुल के विदेश जाने की खबर से बीजेपी लीड लेने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस का पलटवार जारी है। जिसने देश के लिए बाहरी कंट्रियों के प्रेसिडेंट इसके रास्ते में खड़े रहते थे, उसको तो 2 गज जमीन नहीं दी। दिल्ली में 2 गज ही जमीन चाहिए थी ना, वो नहीं दी। संस्कार कहाँ किया? ये बीजेपी वालों के माथे पर कलंक लगेगा। उन्होंने सिखों की पगड़ी को नीचे किया है। राहुल गांधी के विदेश जाने की पुष्टि भी कांग्रेस की तरफ से इशारों में हो गई। इसी मुद्दे पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लिखा, अगर श्रीमान गांधी निजी यात्रा पर है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? अगले साल ठीक हो जाओ। समाधि और राहुल ही नहीं, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अस्थि विसर्जन में कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे। हालांकि कांग्रेस ने बयान जारी कर सफाई दी है कि परिवार की निष्ठा को ध्यान में रखकर पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। तो बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा के जरिए कांग्रेस पर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगा रही है, लेकिन गुजरात में बीजेपी खुद पूर्व पीएम के अपमान के आरोपों में घिर गई है। दरअसल 26 दिसंबर को मनमोहन सिंह के निधन की खबर से बेखबर अहमदाबाद में बीजेपी के नए पदाधिकारी जिम्मेदारी मिलने का जश्न मना रहे थे, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। गुजरात के अहमदाबाद में ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते बीजेपी नेताओं की ये तस्वीर 26 दिसंबर की है। उस दिन अहमदाबाद बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां सौंपी थी। इसी खुशी में मणिनगर विधानसभा में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर आतिशबाजी की और जश्न मनाना शुरू कर दिया और जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। लेकिन बीजेपी के इसी जश्न पर कांग्रेस का पारा हाई है, क्योंकि 26 दिसंबर को ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस के मुताबिक राष्ट्रीय शोक के बावजूद मणिनगर से बीजेपी विधायक अमोल भट्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर न सिर्फ राष्ट्रीय शोक का उल्लंघन किया, बल्कि पूर्व पीएम का अपमान भी किया। लोगों के सामने ये प्रदर्शन किया कि हमारे लिए मनमोहन सिंह जी जो है उनका शोक कोई महत्व का नहीं है, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो महत्व की बात है। मुझे लगता है ये बहुत दुखद बात है। कांग्रेस का आरोप है कि किरकिरी होने पर बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया से जश्न की तस्वीरें डिलीट कर दी। हालांकि बीजेपी विधायक अमोल भट्ट ने तस्वीरें खिंचवाने की बात मानते हुए खेद प्रकट किया है। ये शोक की वजह से कोई भी प्रकार का सेलिब्रेशन करना ठीक नहीं है। किसी के सम्मान को या तो किसी के ठेस पहुंची है तो मैं उस कार्यकर्ता और मेरी ओर से दिलगिरी व्यक्त करता हूं। बीजेपी विधायक की सफाई के बावजूद कांग्रेस ने मांग की है कि जश्न मनाने वाले बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अहमदाबाद प्रशासन से मंजूरी भी नहीं ली गई थी। बिहार की राजधानी पटना से छात्रों के साथ पुलिस के बर्ताव की जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद तो देश यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश को इतना निर्दयी होने की जरूरत क्यों पड़ गई। विपक्षी पार्टियां ये पूछ रही हैं कि क्या छात्र चांद का टुकड़ा मांग रहे थे, कि उनके साथ इमरजेंसी के वक्त से भी ज्यादा बर्बरता की गई। नीतीश के मौन पर सवाल पूछे जा रहे हैं।
तो बताइए नीतीश बाबू, है आपके पास इस सवाल का जवाब कि आपकी पुलिस एक छात्र के साथ किसी आतंकवादी जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? सरकार डर गई है। देखिए, बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है। क्यों रोका गया है? हम लोग उपद्रवी है, द्रोही है, कुछ गलत किए हैं। 12 दिन से अनशन पर बैठे हैं। रविवार रात 8 बजे राजधानी पटना में छात्र जब ठंड से ठिठुरन होने के बावजूद धरने पर बैठे हुए थे, तब उन पर पानी की बौछार करवाने की जरूरत नीतीश कुमार को आखिर क्यों पड़ी? कड़ाके ठंड में वाटर कैनन का यूज किया गया, लाठी डंडों से हमें भगाया गया, जैसे हम लोग बहुत बड़ा उग्रवादी हैं। हम तो अपने हक मांग रहे हैं और ना किसी का कुछ। क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है? अपना हक मांग रहे हैं। देखिए, पूरा भींगे हम लोग, पूरा वाटर कैनन से भगाया गया है। बहुत मारा साहब, बहुत मारे। पूरा पैर फ्रैक्चर वगैरह कर दिया। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा। महिला आपको क्या शांति कर रहे थे? फ्रैक्चर हुआ है। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत आप पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं? हम लोग जन गण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे। रोमांसु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है। सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच के देख लीजिए। ये देख लीजिए, पूरा फूला लाठी से इस पर मारा गया। देखिए, अब तक नहीं सुना तो सुन लीजिए इन आवाजों को, जिन्हें यकीन नहीं था कि उनके राज्य का मुखिया और उनकी पुलिस, जो खुद पढ़ लिख कर सिस्टम का हिस्सा बनी है, वो छात्रों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करेगी। इसके लगा देखिए, सब चिल्ला देखिए, कितना बड़ा चिल्ला देखिए, सब बोला फिर चिल्ला रगड़ रगड़ के ले गई है पुलिस। देखिए सब कैसे बोला, यहाँ से खींचते हुए पुलिस ले गई हमें टांग कर। किसी की पूरी पीठ छिल गई है तो किसी के पैर से लेकर मुंह तक पुलिस के डंडों की गहरी चोटें हैं, लेकिन नीतीश मौन है। पुलिस आया, मेरा ऐसे चश्मा नोचा, चश्मा ऐसे तोड़ के फेंक दिया। मेरे उंगली में डंडा लगा, उंगली मेरा सूज गया, टूट गया। ये मेरे पैर में मारा है, पैर सूज गया। छात्र पिटते रहे, सर्दी में पानी की बौछार से पीछे खदेड़े जाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे। देखिए, जो छात्र है वो जो दर्शक इन तस्वीरों को पहली बार देख रहे हैं, उनके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात यहाँ तक पहुँच गए। तो चलिए हम आपको पटना लाठी कांड की कहानी बेहद कम शब्दों में बताते हैं। 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई। बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा सेंटर पर गड़बड़ी के आरोप लगे। इस सेंटर की परीक्षा रद्द करने का फैसला हुआ और बापू परीक्षा सेंटर पर 12,000 छात्रों की परीक्षा की तारीख 4 जनवरी तय हुई। लेकिन बिहार में परीक्षा के लिए 912 सेंटर बनाए गए थे और पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे छात्र पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है री एग्जाम। हमारी मांग है री एग्जाम। एक मांग है और एक ही मांग है री एग्जाम, और री एग्जाम होकर रहेगा। सदियों से जो दर्द दफन है परीक्षा लीक का, परीक्षा स्कैम का, वो सबको उजागर करके एक बार जीत हासिल करेंगे। छात्रों का आरोप है कि सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा रद्द करने से काम नहीं चलेगा। पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है, इसलिए पूरा एग्जाम रद्द हो और बीपीएससी चेयरमैन को हटाया जाए। सरकार बेवकूफ है ना, बीपीएससी के छात्र हैं। बीपीएससी ये अगर बीपीएससी छात्र क्वालिफाई करेंगे, एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, और वो बेवकूफ है कि हमको कोई बरगला देगा, कोई बरगला नहीं देगा। रविवार सुबह से पटना के गांधी मैदान में छात्रों का धरना चल रहा था और शाम होते होते छात्र गांधी मैदान से निकलकर जेपी गोलंबर में बैठने आ गए थे। इसके बाद छात्रों के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई।
लेकिन जब छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश की तो पुलिस इस कोशिश को कुचलने के लिए हर ताकत को इस्तेमाल करने पर आमादा हो गई। वाटर कैनन यहाँ चलाया गया ताकि अभ्यर्थी जो बीते 8 घंटे से आज प्रदर्शन कर रहे थे उनको खदेड़ कर भगाया जा सके और आखिर में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये एम्बुलेंस है और चूंकि कई अभ्यर्थी इस वक्त घायल हो गए हैं पुलिस के लाठीचार्ज में, आज कई बार मैं कहूंगी कि लाठीचार्ज हुआ है और इन सबके हाथ में आप लाठी देख भी सकते हैं। ये जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी या पुरुष जो भी है, सबके हाथ में लाठी है। सुनिए एक छात्रा को जो पूछ रही है कि जन गण मन गाने पर लाठी कौन से स्टेट की पुलिस भांजती है। जन गण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जन गण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। और किसी से नहीं जवाब। जन गण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? नीतीश पुलिस अरेस्ट कर रहा था हमको। बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही ये तस्वीर, जब पुलिस पानी की बौछार से छात्रों को खदेड़ रही थी। उस वक्त एक छात्र सैल्यूट करते हुए वाटर कैनन के सामने डटा हुआ था। छात्रों के साथ हुई बर्बरता की ये तस्वीरें पूरे देश में सुर्खियां बन गई। सरकार कह रही है कि बच्चे आरोप लगा रहे हैं, साबूत दे। हम कहाँ से साबूत दें? हम तो कॉपी, एक कलम, एक एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं। कहाँ से हम लोग पास सबूत रहेगा? सवाल शुरू हुए लेकिन जवाब देने नीतीश नहीं आए और जब नीतीश की पार्टी बयान देने आई तो पूरे आंदोलन को ही राजनीतिक षड्यंत्र बताने लगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों की भावना को भड़काने का राजनीतिक गुनाहगार कोई है तो माननीय प्रशांत किशोर जी हैं और ये राजनीति के भगोड़ा है। छात्रों को आंदोलन के लिए उकसा दिया और खुद फरार हो गए। जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी इमरजेंसी जैसी बर्बरता का आरोप लगाते हुए सीधे नीतीश कुमार को घेर रही है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में भी है कि हो क्या रहा है बिहार में? ऐसी छवियां हमने हाल के वर्षों में नहीं देखी थी। आप और मैं अभ्यर्थी होते और मेरा लास्ट अटेम्प्ट होता, आपका लास्ट अटेम्प्ट होता, क्या गुजर रही होती है? थोड़ा भी उनके सपनों के बिखर जाने का दर्द अगर नहीं है आपको तो सरकार किस बात की भाई? वो है कहाँ? लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है। ये डबल इंजन की सरकार। हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते थे, लोगों के चेहरे में खुशी होती थी, परिवार के लोगों में खुशी होती थी, और आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे टाके लगे हुए हैं, सर फटा हुआ है, सुई खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, एफआईआर मुकदमा झेल रहे हैं। ये बड़ी साजिश है। नीतीश कुमार का कोई पता नहीं है, ना कोई जवाब सामने आ रहा है। लेकिन देखिए सोमवार को ये ट्वीट जरूर सामने आया जिसमें लिखा है, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी की सरकार राज्य में आम जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। जीरो टॉलरेंस, ये हमारी शुरू से नीति है और उस नीति पर हम लोग चल रहे हैं। तो आम जनता की सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है, ये तो रविवार को पटना से आई तस्वीरों के जरिए पूरे देश ने देखा और ये भी देखा कि आपकी पुलिस कितनी ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी है। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए हैं। इलाज के लिए उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज तक ले जाया गया। ये सब कुछ उस राज्य में हो रहा है जहां के मुखिया खुद एक आंदोलन से उपजे हुए नेता है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। तस्वीरें 50 साल पहले जेपी आंदोलन के वक्त की हैं, जब बिहार की धरती पर देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन जिसने संपूर्ण क्रांति की नींव बनने का काम किया था और केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार को हिलाकर रख दिया था।
राजस्थान की जनता ने कितना अत्याचार किया, क्यों? इसी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 1974 में यहाँ उन्होंने मीटिंग की थी, हम सब लोग उस मीटिंग में शामिल थे, इसलिए आज तो एक एक चीज याद है ना जी, हम लोग उस आंदोलन के साथ में थे। लेकिन हैरानी इस बात से है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद छात्र आंदोलन की जमीन से उपजा हो, जिसे पता हो कि आंदोलन का मतलब क्या होता है, जिसे पता है कि सिस्टम से लड़ना क्या होता है, उसके मुखिया होने के बावजूद बिहार के बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। आप ये जो लाठी मारते हैं, किस लिए लाठी मारते हैं? आप में और अंग्रेजों में क्या दिक्कत है? अंग्रेज भी जलियांवाला बाग बना था, आप भी गांधी मैदान को जलियांवाला बाग बना दीजिए। तानाशाही सरकार हो गई है, ये गुंडागर्दी, पुलिस और लाठी की सरकार हो गई है। इस सरकार को खत्म करेंगे लोग और हम लोग आज न्याय ले करके जाएंगे लोग। इस छात्र संसद में देख रहे हैं कितना जमात जुटा। अब सवाल ये है कि नीतीश चुप क्यों है? क्यों नीतीश निर्दयी बन चुके हैं? क्यों नीतीश भारत के भविष्य के साथ हो रहे जुल्म पर धृतराष्ट्र बने हुए हैं? नीतीश कुमार की सरकार जो है बिहार में शिक्षा को चौपट कर दिया है। छोटी से बड़ी भी शिक्षा लेनी है बिहार के बच्चों को तो जमीन बेच करके दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। जब इतना बड़ा चुनाव एक दिन में हो जा रहा है तो एक एग्जाम छोटी सी नहीं हो पा रहा है। बच्चा ही कितना है, 4,81,000 बच्चा है। तस्वीरें रविवार को ही दिल्ली से आई थी, जब लाठी कांड से पहले नीतीश कुमार से छात्रों के आंदोलन पर सवाल पूछा गया था, लेकिन तब भी वो चुप रहे थे। जीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सर बिहार में। दिल्ली पहुंचे हैं और बिहार में जीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जवाब देने के बजाय नीतीश चलते बने। नीतीश 2 दिन से दिल्ली में हैं, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने इस मुद्दे पर नहीं कहा है। न तो नीतीश बोल रहे हैं, न उनकी गैर मौजूदगी में सम्राट चौधरी बोल रहे हैं और न ही दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कोई बयान अब तक सामने आया है। सोमवार को नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री का बयान जरूर सामने आया, जो राजनीति पर बात करने को तो तैयार है, लेकिन असल मुद्दे पर ठोस बयान देने के लिए उनके पास भी कुछ नहीं है। आज करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा समय आपको। मुख्यमंत्री थक चुके हैं और नीतीश की सरकार सिर्फ चुप नहीं है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि लाठीचार्ज के बाद जो छात्र इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, उन्हें बेड से हटाकर जमीन पर लिटा दिया गया था। और यही वजह है कि पूरा विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बावजूद इसके नीतीश बोल नहीं रहे हैं और नीतीश कोई आज से ही चुप नहीं है। पिछले 2 हफ्ते से उनके मुंह से एक शब्द भी सामने नहीं आया है। तो चलिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें जो बहुत ही खास है, क्योंकि वो तस्वीरें हैं साल के आखिरी सूर्योदय की। कल से नए साल की शुरुआत होने जा रही है और आज देखिए 2024 का ये आखिरी सूर्योदय। गुवाहाटी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि आज 2024 खत्म होने जा रहा है। कल से 2025 का आगाज होने जा रहा है और उससे पहले ये 2 तस्वीरें हमने आपकी टीवी स्क्रीन पर रखी हैं। गोवा और गुवाहाटी की ये तस्वीर है। ये 2024 का आखिरी सूर्योदय है। तो एबीपी न्यूज आपको 2024 के आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें दिखा रहा है। आज 2024 का अंत होगा, 2025 की शुरुआत कल से हो जाएगी, लेकिन उससे पहले सूर्य उदय होती हुई ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गोवा और गुवाहाटी की ये तस्वीरें 2024 का आखिरी सूर्योदय है ये, और एबीपी न्यूज ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं, बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि कल से जो सूर्योदय होगा वो नए साल का सूर्योदय होगा। 2025 का सूर्योदय होगा। तो ये 2024 का आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोवा और गुवाहाटी की 2 तस्वीरें, जिसमें 2024 का आखिरी सूर्य उदय होता आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
साल का अंत आज होने जा रहा है और बहुत ही उल्लास जश्न के साथ लोग 2025 का आगाज करेंगे। और इसी बीच गोवा, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी की ये 3 तस्वीरें, सूर्य उदय होती हुई ये तस्वीरें 2024 का ये साल जो कि खत्म हो रहा है कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ और इन तस्वीरों के साथ। ये 2024 के आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें थी जो आपने देखी।